चलिए फिर शुरू करते हैं आज डे 6 का अपना डिस्कशन। आज का टॉपिक पार्लियामेंट ही है। पिछला अगर आपने पार्लियामेंट का वीडियो पहला नहीं देखा है, जाकर वो देखना, क्योंकि उसके आगे का ही डिस्कशन है, तो आपको ज्यादा एक फ्लो नजर आएगा वहां पर और लिंक भी बनेगा पीछे के वीडियो से। पिछला वीडियो कहां पे खत्म किया था हमने? यह देखा था कि कोई भी बिल या विधेयक जब आपका पार्लियामेंट में संसद के पटल पर आता है तो वह पहले हाउस में जाता है। पहले हाउस में आने के बाद वहां फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग देखी थी हमने। पहली रीडिंग में वहां पर केवल वह इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड रीडिंग में आकर के वहां डिबेट डिस्कशन होता है और कोई अमेंडमेंट होना होता है उस बिल पर, तो वो हो जाता है। और थर्ड रीडिंग में आकर के वहां वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग के बाद वह पहले हाउस से पास होता है, फिर वह दूसरे हाउस में जाता है। क्लियर? और फिर दूसरे हाउस में जब पास हो जाता है तो अंततः राष्ट्रपति के पास जाता है और साइन होने के बाद वह बिल बन जाता है आपका एक्ट। यहां तक हमने पढ़ लिया था। इसके आगे अब हम चलेंगे और एक फ्लो मेंटेन करते हुए इस वीडियो को हम रखेंगे पिछले वीडियो से। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट का ही यह सेकंड पार्ट है। दूसरी बात यह है कि यहां जटिल से जटिल टॉपिक आएंगे, लेकिन उन्हें बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आज बजट को हम समझेंगे, क्या प्रोसेस होता है और कौन कौन से टर्म्स होते हैं जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। फिर यहां पर पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, यह भी एक कठिन विषय होता है, समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसीलिए रटते रहते होगे। अब रटना नहीं पड़ेगा आज का वीडियो देखने के बाद में, ठीक है? तो चलो फिर शुरू करें। पहले क्या है, पहले समझो कि जब हमने बिल की चर्चा की, विधेयक की चर्चा की, तो यहां जानकारी होनी चाहिए कि संविधान में हमारे आखिर कितने प्रकार के विधेयक हैं, कितने प्रकार के विधेयकों के बारे में बताया गया है। तो मोटा मोटा समझ लो 4 तरीके के विधेयकों की चर्चा की गई है। पहला होता है आपका साधारण विधेयक, जिसे आप ऑर्डिनरी बिल बोलते हो। दूसरा आपका मनी बिल होता है, धन विधेयक। और इसी मनी बिल के अंदर हम आज बजट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बजट भी आपका एक मनी बिल ही होता है। क्लियर? वहां पर जो शब्द है एप्रोप्रिएशन बिल की चर्चा की गई है, फाइनेंशियल बिल की चर्चा की गई है, ये बजट के अंदर ही पार्ट होता है। क्या होता है बजट तक रुक जाओ, अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन एक फ्लो में चलना है आगे। तो देखो, दूसरा होता है मनी बिल, तीसरा होता है फाइनेंस बिल, ठीक है, जो वित्त विधेयक की बात की जाती है, और चौथा आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। तो ये 4 मेजर विधेयक होते हैं जो आपके संविधान में आपकी चर्चा की जाती है। एक एक करके इन ब्रीफ इसका नॉलेज लेते हैं, फिर बजट की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला ऑर्डिनरी बिल होता है। देखो, हम यहां समझेंगे कि ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, किसी भी सदन में यह इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, पहली बात तो यह है। तो एग्जांपल लेते हैं, एक सदन में आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है और वहां से पारित हो जाता है। पारित होने के बाद ये कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस में क्या क्या हो सकता है ऑर्डिनरी बिल के साथ में, ये समझते हैं। देखो, सेकेंड हाउस के पास में एक तो है कि वह भाई पास कर दे और पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और ये बिल बन जाएगा एक्ट। एक तो तरीका ये हो सकता है। बाकी सेकंड जो आपका हाउस होता है, इसके पास राइट होता है कि वह उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है। दूसरा क्या होता है, अमेंडमेंट कर सकता है, कुछ सुधार करना चाहे उस बिल में तो सुधार कर सकता है। तीसरा है कि भाई 6 महीने तक वह उस पर कोई प्रतिक्रिया ही ना दे। तो यहां पर जब ये तीनों प्रोसेस अपनाए जाते हैं सेकंड हाउस के द्वारा, ध्यान से समझना, ऑर्डिनरी बिल पर फर्स्ट हाउस से आपका बिल आ चुका है पास होकर के, दूसरे हाउस में क्या क्या हो सकता है ये समझना, ठीक है? इसी आधार पर अंतर किया जाता है बाकी के बिल में, अभी समझेंगे। अभी हम साधारण विधेयक समझ रहे हैं। अब साधारण विधेयक दूसरे हाउस में जा चुका है, वहां ये डेडलॉक सिचुएशन पैदा हो गई है कि भाई दूसरा हाउस जो है रिजेक्ट कर रहा है या अमेंडमेंट कर रहा है या फिर क्या कर रहा है भाई, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। तो ये डेडलॉक सिचुएशन जब पैदा होती है तो यहीं पर एक प्रावधान किया गया है ज्वाइंट सेशन का। इसकी भी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन यहां समझते चलना है। तो यहीं पर ज्वाइंट सेशन की बात की गई है कि लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दोनों सदन को मिलाकर के एक सेशन आयोजित किया जाएगा। और ये सेशन बुलाया, समन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसको हेड कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है इसकी? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। क्लियर बात है? तो यहां ज्वाइंट सेशन करके फिर ये जो डेडलॉक सिचुएशन है ये खत्म की जाएगी और इस बिल को क्या किया जाएगा, पारित कराया जाएगा यहां से। तो जैसे यहां से पास हो जाएगा तो बिल पहुंचता है आपका प्रेसिडेंट के पास में। अब प्रेसिडेंट के पास जब यह बिल पहुंचेगा तो यहां प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है, देखो, या तो बिल को रख ले या बिल पर साइन कर दे, या तीसरा होता है यहां प्रेसिडेंट की पावर इस तरीके के ऑर्डिनरी बिल पर होती है, रिकंसीडर, पुनर्निर्वाचन के लिए वह भेज सकता है दोबारा से सदन के पास में, ठीक है? अब देखो, जब रिकंसीडर के लिए भेजा जाता है तो 44वें संविधान संशोधन ने हमने देखा था कि रिकंसीडर के बाद दोबारा अगर आ गया प्रेसिडेंट के पास यह बिल तो दोबारा में उसको साइन करना होगा, बाध्यता बन जाती है। तो ये होते हैं सारे के सारे ऑर्डिनरी बिल, जहां पर जो सरकार होती है वही कानून बनाना चाहती है तो ये ऑर्डिनरी बिल के माध्यम से इंट्रोड्यूस करती है उस बिल को, ठीक है?
इस पर समझ एकदम क्लियर कि क्या क्या प्रोसेस अपनाया जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस को ही समझ लिया जो प्रोसीडिंग्स होती हैं इस बिल को लेकर के, तो बहुत इजी हो जाएगा बाकी के सारे बिल को समझना कंपैरेटिवली। तो फिर दूसरा आता है भाई मनी बिल। अब मनी बिल कैसे अलग होता है पहले समझो। देखो मनी बिल होते कौन से हैं। साधारण विधेयक से मनी बिल अलग होते हैं, क्योंकि मनी बिल के अंतर्गत आर्टिकल 110 में यह परिभाषित कर दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है कि कौन कौन से बिल होंगे जो मनी बिल के अंतर्गत आएंगे। बोले देखो जो टैक्स से रिलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट की बारोइंग से रिलेटेड होते हैं, ऐसे ही कुछ ग्राउंड्स आपके डिफाइन किए गए हैं आर्टिकल 110 के अंतर्गत। यहां बताया गया है कि ये सारे बिल जो रहेंगे ये मनी बिल के अंतर्गत काउंट होंगे। अब ये सारे मनी बिल के अंतर्गत होंगे, टैक्सेस से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। बोले यह निर्धारण कौन करेगा यानी कि कहीं क्लैरिटी नहीं हो रही है कि वह मनी बिल है कि नहीं है, तो यहां पर यह राइट दिया गया है लोकसभा के स्पीकर को। लोकसभा का स्पीकर तय करता है कि कौन सा विधेयक मनी बिल है या कौन सा विधेयक मनी बिल नहीं है, उसके क्राइटेरिया में नहीं आएगा। यहां आधार कार्ड वाले विधेयक को लेकर के बहुत डिबेट हुई थी, है ना, कि आधार कार्ड को क्या किया गया था, मनी बिल बता करके जल्दबाजी में पेश करा लिया गया था। क्योंकि इस तरीके के जो विधेयक होते हैं, अभी हम इसमें प्रोसेस को समझ लेंगे कि कैसे तीव्रता से ये विधेयक पास हो जाते हैं। इसी कारण से बहुत सारे ऐसे विधेयक होते हैं जो मनी बिल नहीं होते हुए भी उनके ग्राउंड्स पर खड़े नहीं उतरते हैं, जो ग्राउंड्स यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं 110 में, और यहाँ लोकसभा स्पीकर के पास ये राइट होता है, तो वो मनी बिल कभी कभी बोल देता है जो मनी बिल नहीं होते हैं। हालांकि वो बाद में फिर जुडिशियल उस पर कार्रवाई होती है और उसको उठा करके कैंसिल कर दिया जाता है, जैसा आधार बिल वाले विधेयक के साथ किया गया। तो देखो यार मनी बिल में फिर खास क्या होता है। मनी बिल सीधी सीधी यह बात होती है, एक पहली चर्चा यह होती है किसी भी पहले सदन में जब हम ले जाएंगे इस मनी बिल को, यह बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उससे पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ली जाती है। एक प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है। एक प्रायर रिकमेंडेशन यहां प्रेसिडेंट की जब ले ली जाएगी, तो यहीं से निकल कर आता है जब अंततः राष्ट्रपति के पास जाता है यह बिल, तो वह पुनर्विचार के लिए, रिकंसीडर के लिए मनी बिल को नहीं भेज सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपसे प्रायर में रिकमेंडेशन ले ली गई थी मनी बिल से संबंधित। तो यही एक प्रोविजन होता है, इसे जोड़ लेना है। तो याद नहीं करना है कि भाई यहां पर मनी बिल कोई भी आएगा, धन विधेयक अगर जाएगा राष्ट्रपति के पास तो उसको वह रिकंसीडर के लिए नहीं भेज सकता है। क्लियर? अब देखो ये लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तुत होता है। एक इसकी खासियत यह है कि ऑर्डिनरी बिल जैसे किसी भी सदन में आप पेश कर सकते हो, लेकिन जो मनी बिल होता है ये सबसे पहले आपको लोकसभा में ही रखना होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि यहां लोकसभा को स्ट्रांग रखा गया है। दूसरी बात, टैक्सेस से जुड़ा हुआ मामला होता है, रटने वाली बिल्कुल चीज नहीं है कि रटते घूम रहे हो, बिल्कुल रटना नहीं, समझ लो क्यों रखा जाता है। देखो लोकसभा में अगर सबसे पहले रखा जाता है उसका कारण है, लोकसभा को स्ट्रांग रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि टैक्स से जुड़ा हुआ मामला है, और टैक्सेस कौन भरता है? बोले जनता भरती है, और जनता के प्रतिनिधि कहां बैठते हैं? बोले लोकसभा में बैठते हैं। इसलिए यहां पर लोकसभा को पावर ज्यादा देनी चाहिए मनी बिल से संबंधित। तो अब यहां पर जैसे ही लोकसभा में पास होगा, उसके बाद यह बिल दूसरे हाउस में जाएगा, अर्थात राज्यसभा में जाता है। अब बोले राज्यसभा में जैसे ही जाता है, यहां राज्यसभा को केवल 14 दिनों का समय दिया जाता है। आप 14 दिनों के अंदर इस पर जल्दी से विचार विमर्श कर लो और साइन कर लो आराम से, ठीक है। और ज्यादा आपके पास यहां पर 3-5 करने के लिए यहां परमिशन नहीं दी गई है। केवल रिकमेंडेशंस वगैरह अनुशंसा दे सकता है कि भैया देख लो, ये थोड़ा सा हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है, आप मान जाओ तो ठीक है, और लोकसभा की मर्जी है हम माने या ना माने, ठीक। तो ये देखो प्रोसेस होता है मनी बिल में। फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, एक ही बार में साइन करके भेज दो इसको। क्यों भेज दो ये समझ में आए? क्योंकि प्रायर रिकमेंडेशन यहां पर राष्ट्रपति की पहले ही अनुशंसा ले ली गई थी। अब ये मनी बिल क्लियर हो गया। इसी के अंतर्गत अभी हम बजट को देखेंगे। बजट को हमारे संविधान में एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है, ठीक। तो यहां पर बजट शब्द की चर्चा नहीं की गई है। बजट को ही हम क्या है, जैसे भविष्य में जो अनुमानित व्यय होता है उसी को आपका एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट के रूप में आर्टिकल 112 में जो आपका प्रावधान किया गया है इसका, वही बजट के रूप में जाना जाता है। और यह अपने आप में एक मनी बिल होता है। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में, पहले चारों बिल समझ लेते हैं। तीसरा कौन सा है? फाइनेंस बिल है। देखो फाइनेंस बिल जो होता है ये मनी बिल से थोड़ा अलग होता है। यहां मनी बिल आर्टिकल 110 में परिभाषित है, उसी तरीके से जो वित्त विधेयक जो फाइनेंस बिल है ये आर्टिकल 117 में परिभाषित किया गया है। 17 के भी 2 क्लास हैं इससे संबंधित, याद रखना। एक 17 का 1 है, दूसरा 17 का 3 है। जो 117 के एक क्लास में यह बोला गया है कि जो धन विधेयक से, इसमें कुछ विषय होंगे और कुछ प्रशासनिक विषय होंगे, है ना, समझना ध्यान से। 117 के क्लास ए में 1 में यह बोला गया है कि धन विधेयक से जुड़े हुए भी कुछ विषय जो हैं वो फाइनेंस बिल के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन 117 के 3 में क्लियर किया गया है कि धन विधेयक से जुड़ा हुआ कोई मामला इसके अंतर्गत नहीं आता है। यहां जैसे आप संचित निधि से कोई भी व्यय अगर करना चाहते हो, अब बोले संचित निधि से कोई व्यय अगर करना चाहते हो, तो यहां संचित निधि क्या होता है पहले ये समझ लो, है ना, तब तो आपको वो टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी। देखो 117 फाइनेंस बिल आपको तब समझ में आएगा, संचित निधि समझो। गवर्नमेंट के देखो 3 अकाउंट होते हैं, जैसे आपके अकाउंट होते हैं ऐसे सरकार के 3 अकाउंट होते हैं। एक होता है संचित निधि, और दूसरा आपका होता है लोक लेखा निधि, ठीक है, पब्लिक अकाउंट जिसे बोलते हैं। तीसरा होता है आपका आकस्मिक निधि, ठीक, कंटिजेंसी फंड होता है।
तो पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट और तीसरा होता है भैया कंटीजेंसी फंड। तो अब होता क्या है, इसको ये समझो, सरकार के द्वारा कोई भी व्यय, संचित निधि पर कोई भी खर्चा अगर किया जाएगा तो वो भारित व्यय हो सकता है या उससे सीधा डायरेक्ट जो एक्सपेंडिचर के रूप में यूज किया जाएगा। तो वो पूरा का पूरा पैसा सरकार का कहां रखा होता है, इस अकाउंट में, कंसोलिडेटेड फंड में ही रखा रहता है। अब जो भारित व्यय होते हैं उसमें कुछ प्रमुख, जैसे राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ते हैं, उपराष्ट्रपति के अर्थात राज्यसभा के सभापति के रूप में जो वेतन भत्ते हैं वो कहां पर, इसी संचित निधि पर भारित होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड पर भारित होते हैं। यहां पर याद रखना, प्राइम मिनिस्टर के वेतन भत्तों की चर्चा नहीं की गई है, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनाता है, यहां से पीसीएस में आपके बहुत पूछने के चांस रहते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट के, है ना, कैग के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, ये सारे भारित व्यय होते हैं। इसके साथ साथ जो कुछ अन्य व्यय करने होते हैं, जैसे किसी पर आप फाइनेंशियल, आप समझ लीजिए बिल लेकर आ रहे हैं, तो संचित निधि से आप व्यय करना चाहते हैं, पैसा निकालना चाहते हैं, तो सरकार वहां पर फाइनेंशियल बिल लेकर आती है। आप समझिए ये संचित निधि से जुड़ा हुआ जो मामला था, यहां चर्चा हुई थी 117 के 3 के तहत जो बात बोली गई है। ठीक, दूसरा भैया लोक लेखा। लोक लेखा मतलब पब्लिक का पैसा यहां रखा हुआ है, जो अकाउंट है पब्लिक का कौन सा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, बीमा वगैरह में पैसा जो गवर्नमेंट आपसे उठाती है, वो सारा का सारा पैसा कहां रखा होता है, इसी लोक लेखा निधि में रखा होता है। और आर्टिकल समझ लीजिए, आर्टिकल 266 में यहां पर संचित निधि भी है, 266 में ही आपका पब्लिक अकाउंट लोक लेखा निधि भी है, और 267 आर्टिकल है जो आपका ये आकस्मिक निधि की बात करता है। तो बोले जो लोक लेखा निधि है, यहाँ पब्लिक का ही, लोगों, लोग मतलब लोगों का पैसा रखा होता है। अब लोगों का पैसा है तो सरकार की यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी बनती है, ठीक है, कभी भी जनता उठा करके मांग सकती है पैसा। तो दूसरी निधि यह होती है। तीसरी निधि सरकार का कौन सा अकाउंट है, ये आकस्मिक निधि होता है। देखो संचित निधि से ही कुछ पैसा निकालकर यहाँ रख दिया जाता है। क्यों रखा जाता है, नाम ही इसका आकस्मिक, मींस कोई आकस्मिक घटना हो जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, इन परिस्थितियों में पैसा अचानक से सरकार को जब जरूरत होता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को यहाँ राइट दिया गया है, राष्ट्रपति महोदय आप यहां क्या कर सकते हो, तुरंत के तुरंत यदि पैसे की जरूरत है तो आकस्मिक निधि से पैसा निकालिए। और राष्ट्रपति जी का मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति जी आप पैसा निकालिए और यहां से पैसा निकाल करके आप खर्च कीजिए आकस्मिक निधि से, है ना। उसके लिए आपको संचित निधि वाला पूरा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आकस्मिक में, आकस्मिकता में आपको पैसे की जरूरत है। तो तीनों निधियों का जो प्रावधान हमारे संविधान में आर्टिकल 266 से 267 तक जो किया गया है, ये देखो इसके साथ जोड़ करके समझा है तो ज्यादा आसानी से समझ में आया होगा। अब फाइनेंस बिल को लेकर के देखो 117 के 1 में कुछ ऐसे मामले हैं जो धन विधेयक से जुड़े हुए हैं, लेकिन 17 के 3 में जो मामले हैं संचित निधि से जुड़े हुए होते हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इसको वित्त विधेयक के अंतर्गत रखा जाता है। यह जो देखो पास कराया जाएगा, ध्यान से समझना, आर्टिकल 117 से 1 से जुड़े हुए जो मामले होते हैं, यहां धन विधेयक के भी कुछ विषय रहते हैं, तो केवल एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है धन विधेयक वाले। कौन से, केवल यहां राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या अनुशंसा ले ली जाती है, पूर्व में प्रायर रिकमेंडेशन यहां पर राष्ट्रपति की ले ली जाएगी। इसके आगे जो पूरा प्रोसेस होगा वो ऑर्डिनरी बिल जैसा होगा। याद रखना, फाइनेंस बिल पर जो पूरा प्रोसेस आगे रहता है वो ऑर्डिनरी बिल जैसा रहता है। ऑर्डिनरी बिल जैसा मतलब क्या है, पहले सदन में जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा, नहीं पास हो पाएगा तो ज्वाइंट सेशन हो जाएगा। लेकिन जो मनी बिल होता है, पहले सदन में जाएगा, दूसरे सदन में 14 दिन का मात्र अधिकार रहता है उसके पास, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास चला जाता है। वही जो 117 के 3 में है, यहां प्रायर रिकमेंडेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल की तरह ही इसको पास कराया जाता है। ठीक है, तो फाइनेंस बिल क्लियर, सारे डाउट्स क्लियर। अब अगला आते हैं, हाँ यहां पर एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, सभी धन विधेयक जो होते हैं वित्त विधेयक, यानी कि सभी मनी बिल फाइनेंस बिल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि 17 के 1 में धन विधेयक के कुछ प्रावधान है, कुछ विषय हैं जो शामिल किए गए हैं, इसीलिए जो ये धन विधेयक है वो सारे फाइनेंस बिल तो हो जाएंगे, लेकिन 117 के 3 वाले जो विधेयक हैं ये धन विधेयक तो है नहीं, इसीलिए सभी जो वित्त विधेयक फाइनेंस बिल होते हैं ये धन विधेयक नहीं होते हैं। क्लियर, ये दोनों स्टेटमेंट अब कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब आगे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर, संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। देखो संविधान संशोधन विधेयक कौन से हैं, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के तहत जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है तो उसके तहत ही आपका संविधान संशोधन विधेयक दिखाई देता है। इसमें भी दो तरीके के प्रावधान होते हैं, एक तो विशेष बहुमत होता है और दूसरा जो विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी होती है उसमें आधे राज्यों का भी समर्थन लेना होता है जो संघीय व्यवस्था से जुड़े हुए मामले होते हैं। एग्जाम्पल 7वीं अनुसूची की बात करते हैं, यहां पर राज्य सूची के विषय और केंद्र सूची के विषय है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यहां पर कोई भी प्रावधान करना है, चेंजेस करना है, अमेंडमेंट करना है, तो ये संघीय सूची से जुड़ा हुआ मामला है कि आप राज्य सूची के विषय उठा करके संघ में डाल रहे हो, तो यहां पर आपको आर्टिकल 368 में विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की हिस्सेदारी या समर्थन भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं। अब यहां बात ये होती है इंट्रोड्यूस करने के बाद में इसको किसी भी सदन में आप इंट्रोड्यूस करो लाइक ऑर्डिनरी, लेकिन आगे यह अलग है ऑर्डिनरी से। कैसे, यहां लोकसभा और राज्यसभा
दोनों को बराबर अधिकार दिया गया है, दोनों से ही स्पेशल मेजोरिटी के साथ में आपको विधेयक पास करना पड़ेगा। अब दोनों से स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना है, दोनों को बराबर राइट है, तो यहां पर अगर भैया किसी भी एक सदन में, पहले सदन में आता है दूसरे में रुक जाता है, तो क्या ज्वाइंट सेशन होगा? बोले बिल्कुल नहीं होगा। यहां ज्वाइंट सेशन का प्रावधान बिल्कुल नहीं है, दोनों से आप विशेष बहुमत से पारित करो, और अगर दूसरे सदन में इसको पास नहीं किया जाता है तो बिल खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। अब दोनों से पास हो जाता है, अब राष्ट्रपति के पास जाता है, तो यहां राष्ट्रपति के पास भी रिकंसीडर का कोई राइट नहीं है, यानी कि आर्टिकल 368 का प्रोसेस को फॉलो करते हुए कोई बिल अगर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो वहां पर राष्ट्रपति महोदय को साइन करना ही पड़ेगा, या फिर साइन ना करके वह अपने पास रोक सकते हैं उसको, ठीक है, विदहोल्ड भी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, बस इतना पावर होता है राष्ट्रपति के पास। तो यहां हमने 4 बिल समझ लिए, चारों बिल में पहला ऑर्डिनरी बिल था, दूसरा मनी बिल था, तीसरा फाइनेंस बिल था, और चौथा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। चारों बिल पर बहुत क्लियरिटी हो गई होगी। अब आते हैं मनी बिल पर। मनी बिल हमने समझा, मनी बिल में ही देखा हमने, बजट को हम पढ़ेंगे, बजट से संबंधित जो भी प्रावधान किए जाते हैं। चलो फिर आगे अगले टॉपिक पर सीधे अपने चलते हैं बजट पर। बजट में किस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, कैसे बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, और क्या क्या प्रक्रिया होती है, और कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हैं जो अपने एग्जाम में लगातार रिपीट होती रहती हैं। ठीक, चलो फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले संसद में अब बजट। अब बजट की अगर आपसे पूछा जाए हमारे संविधान में बजट की चर्चा क्या मिलती है, बजट शब्द का उल्लेख है, तो आपको बताना है बजट शब्द का उल्लेख जो है हमारे संविधान में नहीं है। तो फिर बात यहां आती है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में हमारे संविधान में बजट जाना जाता है। तो यही आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस वर्ष के लिए ही आपका अनुमानित जो व्यय होता है उसे ही आपका बजट के रूप में जाना जाता है। अनुमानित जो आय व्यय होता है इसको ही बजट के रूप में जाना जाता है। और इसी बजट में जैसे 2024 में इस बार का जो बजट आएगा, तो आप देखना 2024-25 के लिए आएगा बजट, क्योंकि यह एक अनुमानित व्यय होता है। इसको समझते हैं कि इसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, क्योंकि हमें प्रोसेस पर ही यहां पर बात करनी है। तो एक अपने आप में यह बिल ही होता है, और किस तरीके से यहाँ टर्म्स कौन कौन से होते हैं और कैसे कार्य करते हैं, बहुत आसानी से समझना है, बिल्कुल यहाँ लोड नहीं लेना है। पहले एकदम रिलैक्स मोड में हो जाओ कि भाई बजट का जो प्रोसेस होता है, जो हम देखते हैं, निर्मला सीतारमन जी पढ़ के शुरू हो जाती हैं बजट के बारे में, पहले बताती हैं, और फिर कैसे कैसे यह पास किया जाता है। क्योंकि लंबी प्रक्रिया होती है, जटिल प्रक्रिया होती है, तो समझ नहीं आती है, लेकिन आज बहुत इजीली समझेंगे, इसीलिए पहले बिल बताया है ना। जो सारे के सारे बिल हैं, और बजट अपने दिमाग में रखना है कि यहाँ पर मनी बिल की बात हो रही है। ठीक, मनी बिल की बात हो रही है जब बजट की चर्चा होगी, तो कोई भी बिल अगर बजट के अंतर्गत आएगा तो या उसको मनी बिल के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक, ये बात याद रखना। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो बजट इंट्रोड्यूस करने का अधिकार किसके पास होता है? बजट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन बजट को आपका पटल पर कौन प्रस्तुत करता है? तो प्रस्तुत करती हैं फाइनेंस मिनिस्टर। वर्तमान समय में फाइनेंस मिनिस्टर हैं आपकी निर्मला सीतारमन। ठीक है, तो किसके द्वारा अनुशंसा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? यह निर्मला सीतारमन जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इसको जैसे ही निर्मला सीतारमन ताई खड़ी होती हैं और बजट के बारे में सरकार की जो नई नई योजनाएं हैं, टैक्सेस वगैरह हैं, कोई भी स्कीम अगर लेकर आ रही हैं, तो इसकी सबकी चर्चा होती रहती है। और 3-4 दिनों तक पहले उनका भाषण चलता है, अभिभाषण एक लंबा चौड़ा चलेगा, फिर 3-4 दिनों तक उसके प्रावधानों पर बहस होगी। अब बहस तो हो जाती है, लेकिन बहस होने के बाद यह समझो कि सारे के सारे जो वहां पर मेंबर बैठे हुए हैं लोकसभा में, 500 लोकसभा में 550 बैठे हुए हैं, 250 आपके राज्यसभा में बैठे हैं, तो 800-900 लोग, क्या यह पॉसिबल है कि उसके एक एक प्रावधान को अच्छे से रिव्यू कर सकें? नहीं कर सकते हैं ना, उसको एग्जामिन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस अपनाया गया होगा। बोले हाँ, इसीलिए हमें बजट जो है 2 टुकड़ों में दिखाई देता है। पहले सत्र में कुछ समय के लिए आता है, बजट प्रस्तुत होता है, कुछ उस पर बहस होती है कुछ दिन, फिर कुछ दिन का गैप दिखता होगा आपको, है ना, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। तो वो गैप क्या होता है यहां समझ लो। तो पहले 3-4 दिन बहस होती है, फिर वो गैप होता है कि वो बजट भेज दिया जाता है किसको? विभागीय समितियों को, कमिटीज। यहां पर एक टर्म अपने पास आया कमिटी। अब समितियां अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसीलिए कहा है कि फ्लो के साथ पढ़ते चलो। वहां डिपार्टमेंटल जो कमिटीज होती हैं अच्छे से समझ लेंगे, तुलनात्मक रूप से जितनी हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं सभी को एक साथ आज देख लेंगे, जो एग्जाम में आती रहती हैं। तो यहां पहले बात करते हैं डिपार्टमेंटल कुछ कमिटीज होती हैं। बजट पर चर्चा हो चुकी, आम बहस हो चुकी है, आम बहस के बाद यह जाता है डिपार्टमेंटल कमिटीज के पास। और हर एक डिपार्टमेंट के लिए देखो कमिटी बनाई गई है। कुल जो हमारे संविधान में कितनी कमिटी, संविधान में नहीं संसद में हमारे कितनी कमिटीज हैं? 24 जो है विभागीय कमिटी हैं।
यहां समझो कि 24 विभागीय कमेटी है और जो हमारे विभाग तो 100 के आसपास होते हैं। तो समझ लो भैया, जैसे एग्जांपल से एक समझो, एग्रीकल्चर को लेकर के कोई आपकी विभागीय कमेटी है, डिपार्टमेंट आपका एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर के अंतर्गत सिंचाई वाला भी प्रावधान आ जाएगा, है ना। एग्रीकल्चर के अंतर्गत ग्रामीण विकास भी आ जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो एक जो विभागीय कमेटी है तो कई सारे मामले एक साथ देख सकती है, कई सारे डिपार्टमेंट के मामले जो है एक साथ देख सकती है। इसीलिए 100 डिपार्टमेंट पर आपकी जो 24 विभागीय समितियां हैं ये बनाई गई हैं। अभी वर्तमान में हमारे जो संसद में कितनी डिपार्टमेंटल कमिटीज होती हैं? 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज होती हैं। इन डिपार्टमेंटल कमिटीज में 21 मेंबर कहां से आते हैं? लोकसभा से, और 10 मेंबर कहां से आते हैं? राज्यसभा से। ठीक, ये केवल जानकारी के लिए, यहां ध्यान से सुन लो कि जब ये क्या होता है, बजट पर भैया 3-4 दिन बहस हो गई, बहस होने के बाद यह बजट भेज दिया जाता है डिपार्टमेंटल कमिटीज। हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी कमेटी होती है। एग्रीकल्चर की हो गई, ठीक है, ग्रामीण विकास वही सारे मामले देखेगी, और जितने भी मामले आपको दिखाई देते हैं, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई कोई कमेटी है, और इन मामलों पर अपने अपने प्रोविजन पर वो प्रॉपर जांच करेगी, उसकी एग्जामिन करेगी। और यह एग्जामिन करने के लिए उसको कितना समय लगता है? 3 से 4 हफ्ते का। देखो, बजट में किया क्या जाता है? बजट में एलोकेट किया जाता है पैसे को। अब पैसे को एलोकेट किया जाता है और वो भी आंकलित करके, है ना। आंकलित करके मतलब एक एस्टिमेट अमाउंट बोला जाता है कि इतना एस्टिमेट अमाउंट जो है हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए निर्धारित कर रहे हैं, इस मंत्रालय के लिए। अब बोले इस मंत्रालय के अंतर्गत जो विभाग होता है, उस विभाग की एक कमेटी होती है। कमेटी के पास जाएगा और पूछा जाएगा कि जो एस्टिमेट किया गया है, ये एस्टिमेट अमाउंट ठीक है कि नहीं है। तो ये कमेटी इतना जांच करने में 3 से 4 हफ्ते लेती है, और यही 3 से 4 हफ्ते का आपको गैप दिखाई देता होगा। ठीक है, पहले जब प्रस्तुत किया जाता है उसके बाद 3 से 4 हफ्ते का गैप होता है, और ये गैप कहां कहां पर गया? गैप गया डिपार्टमेंट कमिटीज के लिए। अब यह डिपार्टमेंट कमिटीज जब जांच वांच करके देती है, हाँ ठीक है भैया, जो आपने किया है एस्टिमेट बिल्कुल ठीक है, तो इसके बाद में होती है आपकी चर्चा। आगे जब आप इसकी चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा करने के बाद ग्रांट पर, फिर यह वोटिंग के लिए जाता है। अब वोटिंग होती है, ठीक है, एक एक ग्रांट्स पर देखो वोटिंग कर दी जाती है। वोटिंग के बाद हो जाता है पास। तो यहां से अप्रूवल हो गया है, किसकी ओर से? संसद की ओर से। यह लोकसभा की ओर से अप्रूवल मिल गया है कि बजट पे जो एस्टिमेट अमाउंट था, जो अलग अलग मंत्रालयों के लिए यहां पर एस्टिमेट अमाउंट निर्धारित किया गया था, वो पास हो चुका है। वोटिंग करा के देखो पास हो जाता है लोकसभा में, और इसी दौरान, वोटिंग के दौरान ही कुछ कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाए जाते हैं। हालांकि यह केवल कटौती प्रस्ताव एक सांकेतिक रूप से देखने को मिलते हैं, और इसके नाम होते हैं अलग अलग, और अलग अलग नाम इसके प्रावधानों के आधार पर रखे गए हैं। यहीं पर एक नीतिगत प्रस्ताव लाया जाएगा कि पूरी की पूरी राशि ही खत्म कर दो। यहां विपक्ष का क्या आरोप रहता है कि जो पॉलिसी मेकिंग है, जो आप ये लेकर आ रहे हो व्यवस्था, तो वो पॉलिसी मेकिंग ही गलत है। तो इसीलिए इसको नीतिगत कटौती प्रस्ताव बोला जाता है कि पूरा खत्म करो, राशि जो आप बांट रहे हो यहां पर 1 रुपए कर दो। दूसरी होती है आर्थिक कटौती। आर्थिक कटौती क्या होता है? यहां बोला जाता है कि जो काम देखो विभागीय समिति के द्वारा कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष के द्वारा यहां कुछ क्लोजर जो आपके मोशन होते हैं यहां रखे जाते हैं। बोला जाता है कि मांग की जो राशि है वो एक सीमा तक कम करने की जरूरत है, तो उसके लिए आर्थिक कटौती करने की जरूरत है, तो आर्थिक कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा। तीसरा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव होता है। यहां बोल दिया जाता है कि मांग 100 रुपए की एक सांकेतिक रूप से कमी करने की जरूरत है। ध्यान से समझो, तो ये जो क्लोजर मोशन लाए जाते हैं एक भी पास नहीं हो पाते हैं, चूंकि यह लोकसभा में विपक्ष का बहुमत ही नहीं होता है। बहुमत किसका होता है? जो सरकार का जो बजट पेश कर रही है। तो इसीलिए ये केवल कटौती प्रस्ताव एक परंपरा बनकर के रह गया है, इसी पास नहीं हो पाता है। तो यहां बात करेंगे, वोटिंग हो गई। वोटिंग होने के बाद सरकार की तरफ से अप्रूवल हो चुका है कि हाँ भाई इतना जो एस्टिमेट अमाउंट है आपको मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं। अब आता है विधेयक। कौन सा विधेयक? एप्रोप्रिएशन बिल। तो एप्रोप्रिएशन बिल, जिसे विनियोग विधेयक जानते हो, क्या होता है ये? देखो, एप्रोप्रिएशन बिल होता है कि जब जो मंत्रालय होते हैं, जिन विभागों को पैसा आवंटित किया जा रहा है, अब वो मंत्रालय क्या करेंगे? उन मंत्रालयों की ओर से, सदस्यों की ओर से क्या लाया जाएगा? एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाएगा सदन में। ठीक है, अब वो मंत्रालय क्या कर रहे हैं? उस पैसे की मांग के लिए, उस पैसे के लिए यहां पर एप्रोप्रिएशन बिल लेकर के आते हैं, जो एस्टिमेट बजट में निर्धारित किया गया है। तो ये एप्रोप्रिएशन बिल जो है ये मनी बिल की तरह ही पास होता है। कैसे? यह लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में मात्र 14 दिन के लिए रहेगा। तो इसीलिए ये एप्रोप्रिएशन बिल किसके द्वारा लाया जाता है? ये ध्यान रखना, ये मिनिस्टर्स के द्वारा लाया जाता है, और जो उनका ग्रांट है, जो उन्हें ग्रांट यानी कि जो अनुदान उनके लिए निर्धारित किया गया है, उस अनुदान के खर्चे हेतु यह एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है कि जो एप्रोप्रिएट अमाउंट आपने हमारे लिए मालिक निर्धारित किया है वो हमको दे दो। ठीक है, तो ये होता है एप्रोप्रिएशन बिल। अब इसके बाद में अंततः एक बिल आता है फाइनेंशियल बिल। देखो अब समझो, यहां पर वार्षिक वित्तीय विधेयक। ये वार्षिक वित्तीय विधेयक क्यों?
यहाँ जो अप्रोप्रिएशन बिल है ये बोला जाता है भैया हमारे खर्चे के लिए इतना चाहिए, लोकसभा से अप्रूवल मिल जाएगा यहाँ अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से। लेकिन जो पैसा अप्रूव हुआ है ये पैसा निकलेगा कहां से? बोले ये निकलेगा संचित निधि से। सारी चीजें जो समझाई गई है ना वो लिंक है यहाँ से, वो निकलेगा संचित निधि से, और संचित निधि से पैसा अगर निकालना है तो आपको लाना पड़ेगा फाइनेंशियल बिल। इसीलिए अंततः एक बिल लेकर आया जाएगा यहाँ पर, एनुअल फाइनेंशियल बिल, वार्षिक वित्तीय विधेयक। और वार्षिक वित्तीय विधेयक के बाद में अंततः ये पास हो जाता है बजट, और सभी को पैसा मिल जाता है एक वर्ष के लिए। आगे सभी मंत्रालयों को बढ़िया से मस्त खर्च करते हैं, और फिर जो जो प्रोसेस आगे अभी अपनाया जाएगा वो अभी समझ लेंगे। तो हम बजट यहाँ से पारित हो जाएगा। बजट पारित होने की पूरी प्रक्रिया समझी आपने। पहले प्रस्तुतिकरण होगा, फिर उसके बाद 3-4 दिन की बहस होती है। बहस होने के बाद में फिर ये डिपार्टमेंटल कमिटीज को चला जाएगा। कमिटी पर कंफ्यूज नहीं होना है, अभी कमिटी अच्छे से समझ लेंगे। सारी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज का एक भाग होती है डिपार्टमेंटल कमिटीज, ठीक। अब डिपार्टमेंटल कमिटीज प्रॉपर 3 से 4 महीने में, यहाँ कितना समय ले रही है ध्यान रखना, 3 से 4 ही सप्ताह का समय लेती है केवल। कितना? 3 से 4 सप्ताह का। तो 3 से 4 सप्ताह पर यहाँ अच्छे से जांच करके दोबारा भेजेंगी, दोबारा उस पर बहस होगी, और फिर यहाँ पर वोटिंग हो जाती है। वोटिंग होकर बजट यहाँ पास होता है। इसके बाद आपका अप्रोप्रिएशन बिल, उस मंत्री के द्वारा जिसको ग्रांट के लिए खर्च करना होता है, अप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक लाया जाएगा। अब ये विनियोग विधेयक जब पास हो जाता है तो अंततः एक वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल लाया जाता है, क्योंकि संचित निधि से ही पैसा निकाला जाता है व्यय के लिए। क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को ही अपनाया जाता है और बजट हो जाता है पास। अब बताओ यार, बजट जो पास हुआ है इसको लेकर के जो कंफ्यूजन थे, टर्मिनोलॉजी के स्तर पर जो आपको दिक्कतें आ रही थी, वो खत्म हुई कि नहीं हुई? तो यही अब और टर्म देखते हैं कि ग्रांट को लेकर के, अभी तो हमने ग्रांट को लेकर के देखो अंततः एक फाइनेंस बिल पास करा लिया है। अब ये 1 साल के लिए आगे जो एक फाइनेंशियल ईयर है 24-25 के लिए आपके पास बजट हो चुका है, हर मंत्रालय के पास पैसा पहुंच जाता है, ठीक। अब बात करते हैं, पैसा तो चला गया, लेकिन भैया ये बजट कब आता है? फरवरी में आता है, ध्यान से समझना। फरवरी में आता है, और जो पिछला बजट है वो कब तक के लिए है? वो आपका मार्च तक के लिए होता है, ठीक है, 31 मार्च तक के लिए होता है कि नहीं होता है? अब बोले अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल के लिए, तो अब बोले मई जून। क्योंकि ये अगला वाला जो बजट फरवरी में आ रहा है ये अंततः पारित होते होते मई और जून, है ना, ये 2 महीने तो कम से कम चले ही जाते हैं खाली। अब बोले जब यार मई जून ये चले जा रहे हैं खाली, तो 2 महीने के लिए पैसा कहां से आएगा? क्योंकि पिछला बजट था वो कहां तक के लिए था? 1 अप्रैल तक के लिए था। अब जो ये वाला बजट है, नया वाला बजट है, ये आते आते मई जून में चला जाएगा, तो बीच के जो 2 महीने बचे पैसा कहां से आएगा? बोले इस पैसे के लिए ही कुछ अग्रिम धनराशि के लिए एक ग्रांट यहां से पारित किया जाता है, उसका नाम ही है आपका लेखानुदान, वोट फॉर ग्रांट। क्या बोलते हैं उसको? वोट फॉर ग्रांट। यहाँ वोट फॉर ग्रांट का मतलब होता है कुछ अनुदान के लिए, अग्रिम अनुदान के लिए वोटिंग कराई जाती है। और 1/6 भाग क्यों होता है? क्योंकि 12 महीने का 1/6 करोगे तो कितना आता है? 2 महीना आता है, और 2 महीने के लिए ही यहाँ सभी मंत्रालयों को पैसा चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? तो इन्हीं 2 महीने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है, जो पैसा चाहिए खर्चा करने के लिए मंत्रालयों को, वही लेखानुदान के रूप में जाना जाता है, वोट फॉर ग्रांट के रूप में जाना जाता है, ठीक। कोई कठिन नहीं था समझना, बहुत आसान था। और यहां समझ लिया हमने सारे जो ग्रांट्स होते हैं। कुछ ग्रांट और देखते हैं जो आपके एग्जाम में खूब रिपीट होते हैं। एक होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट यह होता है कि जैसे मंत्रालय को पैसा मिला, अब यार पैसा पड़ गया कम, जितना अनुमानित था, मान लो जांच वांच करने के बाद भी कुछ पैसा कम पड़ गया, तो और पैसा और चाहिए, तो और पैसे के लिए आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है? कुछ जहां पर और पैसे की जरूरत हो जाती है। एडिशनल ग्रांट क्या होता है? जैसे कोई नई सर्विस, कोई मंत्रालय है किसी मंत्रालय में कोई नई सर्विस ऐड हो जाती है, ऐड हो जाएगी तो एडिशनल ग्रांट की जरूरत पड़ेगी। एडिशनल ग्रांट के माध्यम से कोई नई सेवा अगर बजट में इंट्रोड्यूस की जाती है तो वहां पर जो पैसा जरूरत होगा तो एडिशनल ग्रांट से आपको मिलेगा। तीसरा होता है एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट वो होता है जैसे जो चालू वित्त वर्ष है, चालू वित्त वर्ष के लिए पैसा नहीं, अगले भविष्य के लिए अगर किसी योजना के लिए पैसे की जरूरत होती है तो वहां एक्सेप्शनल ग्रांट की बात की जाती है। वोट ऑफ क्रेडिट ग्रांट यानी कि प्रत्यानुदान जिसे बोलते हैं, तो प्रत्यानुदान होता है कि जहां पर आकस्मिक रूप से किसी धन की तुरंत आवश्यकता हो जाती है तो वहां पर प्रत्यानुदान की बात की जाती है, वोट फॉर क्रेडिट अकाउंट की बात की जाती है। याद रखना इंग्लिश में भी जो शब्द यहां पर दिए हुए हैं, इंग्लिश में भी इन टर्म्स को कोशिश किया करो पढ़ने की, क्योंकि सप्लीमेंट्री, एडिशनल, एक्सेप्शनल ये शब्द आप पढ़ोगे तो इजिली आप आंसर कर ले जाओगे, क्योंकि इनके शब्दों में ही इनका अर्थ निहित होता है। जहां आपने प्रत्यानुदान, अपवादानुदान ये शब्द पढ़े वहीं कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना है, यहाँ पर इंग्लिश जो टर्मिनोलॉजी बताई जा रही है उसको पढ़ना है। अब हमने यहाँ पर निधियां जो थी, जो आपकी सरकार की निधि थी, वो सारी निधियां हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है, पीछे ही समझा दिया। संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि, ये कहां पर किया हमने? जब हमने फाइनेंशियल बिल किया हुआ था उससे जोड़ करके हमने यहां पर कर लिया। अगला टॉपिक क्या है? संसदीय विशेषाधिकार है।
अब संसदीय विशेषाधिकार को पढ़ने से पहले हमें फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री जो कमिटीज हैं इसको पढ़ लेना चाहिए। संसदीय जो समितियां होती हैं इसको अगर एक बार अच्छे से कर लिया तो फिर आपको यहीं से जोड़कर आगे कनेक्ट होगा, देखना जो संसदीय विशेषाधिकार वाला टॉपिक है, और फिर वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज पर आते हैं। एक बात बताओ, हमारे संविधान में क्या एक भी पार्लियामेंट्री कमेटी की चर्चा की गई है? क्या एक भी समिति की चर्चा की गई है? ये बताओ पहले, है ना। इससे पहले ये बताओ कि समितियां होती क्या है, काम क्या करती हैं। तो हमने इसका इन ब्रीफ में तो वहां पर चर्चा हो ही चुकी है। कहां पर चर्चा हुई थी, याद करो, जब चर्चा हुई थी मनी बिल की। मनी बिल में जब एक बार बहस होती है, बहस होने के बाद में शुरुआती 3-4 दिनों के बाद फिर यह जो बिल भेजा जाता है, किसके पास भेजा गया था? डिपार्टमेंटल कमिटीज, तो समितियों के पास भेजा जाता है। तो यहां ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि एक तो समितियों के माध्यम से यह होता है कि इतने बड़े स्तर पर एक एक सदस्य क्या होता है, जांच नहीं कर सकता है, उस प्रोविजंस को नहीं पढ़ सकता है, तो समिति के माध्यम से क्या किया जाता है, सारे प्रोविजंस को अच्छे से देख रेख कर ली जाए। वहां पर एक कमेटी में कुछ मेंबर्स भेजे जाते हैं और वो मेंबर्स इसकी जांच करते हैं। ठीक, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा होता है ये कमिटीज के माध्यम से जांच वांच करके जो आपका एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका होती है इस पर विधायिका की अकाउंटेबिलिटी, विधायिका की नहीं कार्यपालिका की अकाउंटेबिलिटी विधायिका के ऊपर तय होती है इन कमिटीज के माध्यम से। ठीक है, तो यहां कार्यपालिका को यह डर भी बना रहता है कि समितियां जांच के माध्यम से अगर कोई हम हेर फेर करेंगे तो वो चीजें आपकी सामने पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी। तो यह भी एक स्थापित करने की कोशिश की गई है इन समितियों के माध्यम से। तो पार्लियामेंट में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एक भी कमेटी की चर्चा है, पार्लियामेंट में नहीं संविधान में, तो संविधान में बताना है कि हाँ एक समिति है जो हमारे संविधान में जिसकी चर्चा मिलती है। केवल यह नॉलेज के लिए ध्यान से समझो। आर्टिकल जब 344 पर जाओगे तो वहां पर आपका राजभाषा आयोग, कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है और वह कमीशन यह देखेगा, वह कमीशन को यह दायित्व दिया गया था कि भैया आप हिंदी को प्रमोट करोगे और धीरे धीरे कैसे इंग्लिश को, जो आपकी यहां पर प्रयोग की जा रही है इंग्लिश भाषा, इसको कैसे आप धीरे धीरे आउट करोगे। ठीक, तो ये दायित्व दिया गया था किसको, राजभाषा आयोग को। अब इस राजभाषा आयोग के द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी जाएंगी उन रिकमेंडेशंस की जांच के लिए एक समिति होगी, उसका नाम होगा राजभाषा समिति। ठीक, ध्यान रखना क्या नाम होगा, राजभाषा समिति। तो इस राजभाषा समिति की ही हमारे संविधान में आर्टिकल 344 के तहत चर्चा की गई है। तो अगर पूछा जाए कोई भी समिति है क्या जिसकी चर्चा है हमारे संविधान में, संविधान में गौर से सुनो, संविधान में केवल एक ही समिति है जिसकी चर्चा है। फिर ये सारी की सारी संसद के द्वारा देखो जो समितियां हैं निर्धारित की जाती हैं। अब ये संसदीय जो समितियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है स्थायी समिति और दूसरी होती है अस्थायी समिति। यानी कि जो संसद में आपके परमानेंट दिखाई देंगी वो सारी की सारी स्थायी समितियां होती हैं, और अस्थायी मतलब एडहॉक कमिटी कौन सी होती हैं, एडहॉक कमिटी वो होती हैं जो टेम्परेरी किसी विशेष महत्व के मुद्दे पर जांच करने के लिए जिनका निर्माण किया जाता है, और फिर जैसे ही वो जांच हो जाती है ये जो कमिटीज होती हैं खत्म कर दी जाती हैं। इनके एग्जाम्पल में जैसे आपको ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी दिखाई देती है, जो आपकी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है, संयुक्त संसदीय समिति है, ये एक प्रमुख देखो अस्थायी समिति है और अभी तक पूरा इतना वर्ष हो गए हैं 5 ही बार इसका गठन किया गया है, याद रखना। तो चलो एडहॉक कमेटी आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण कौन सी है, स्थायी कमेटी। लगातार यहां से प्रश्न भी बनाए जाते हैं, स्थायी कमेटी पर चलते हैं। इसके भी कई सब पार्ट्स होते हैं, कैसे, आपकी जो वित्त से संबंधित होती है, जो फाइनेंस से जुड़ी हुई समिति होती है वह होती है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, प्राक्कलन कमेटी जो आपकी एस्टिमेट कमेटी होती है, तीसरी होती है सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समितियां, ठीक है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये 3 प्रमुख समितियां हैं आपकी जो वित्त से जुड़ी हुई हैं और तीनों बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि तीनों से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और दूसरा पार्ट है विभागीय समिति, बोला था ना कि रुक जाना थोड़ी देर, अभी चर्चा होगी आगे जब हम बजट कर रहे थे कि विभागीय समितियां। देखो यहाँ जो दूसरा पार्ट होता है वो डिपार्टमेंटल कमिटीज होती हैं, कितनी हैं, अभी 24 हैं हमारे वर्तमान समय में डिपार्टमेंटल कमिटीज। तीसरी कुछ जांच के लिए गठित समितियां होती हैं, जैसे याचिका समिति है, विशेषाधिकार समिति है और आपकी आचार समिति है। फिर कैग के लिए गठित कुछ समितियां होती हैं, SC ST कल्याण समिति होती है, और दूसरा महिला सशक्तिकरण के लिए। आगे कुछ दैनिक कार्यों के लिए भी कमिटीज काम करती हैं, वहां पर बिजनेस एडवाइजरी है, रेगुलेशन रूल्स कमेटी जिसको बोलते हैं वह है, और फिर आती है पुस्तकालय समिति। तो ये कुछ प्रमुख समितियां हैं जिनके बारे में यहां लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा कमिटीज की यहां चर्चा भी नहीं की गई है, वही कमिटीज की चर्चा यहां की गई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, सबसे पहले लोक लेखा समिति पर आते हैं। देखो सुन लो सारी चीजें,
सुनने के बाद देखो यहाँ दी तो हुई है सब कुछ, ठीक है, सुन लोगे यहाँ पर तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। पढ़ने के साथ तो पढ़ तो आप अपना नोट्स भी रहे ही होगे। यहाँ क्या मकसद होना चाहिए, सुनने का मकसद होना चाहिए। सुनने के साथ अगर चीजें आपको रिलेट हो पा रही हैं, याद हो पा रही हैं, तब तो फिर मजा आता है, ठीक है। तो देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है। पब्लिक अकाउंट कमेटी सीधी सीधी है, इसका पहले ये समझो कि करती क्या है। ये भारत सरकार के जो भी खर्चे होते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये देखती है कि भारत सरकार के द्वारा जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, इसमें तारतम्यता है कि नहीं है। यानी कि जितना अगर उसकी इनकम है, जितना उसने पैसा इनकम हो रहा है, उतना ही खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें तारतम्यता में कुछ अंतर अगर दिखाई दिया तो वहां एक घोटाला निकल के आ जाएगा। तो इसी में देखो लोक लेखा समिति और कैग, और ये दोनों लोक लेखा और कैग मिलकर कैसे काम करते हैं, यहां समझो कैग की भूमिका क्या होती है। क्योंकि कैग की चर्चा होगी, एक तो लोक लेखा में होगी, दूसरी अभी हम जब कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स लोक उपक्रम की समिति पढ़ेंगे तो वहां भी कैग की चर्चा होगी। होता क्या है, कैग को यहाँ पर अधिकार होता है जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनकी ऑडिटिंग करने का, ठीक। अब ऑडिटिंग करने का राइट किसको दिया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को दिया गया है, महानियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है। जब ये ऑडिटिंग करता है तो इसके पास पर्याप्त डेटा होता है। पर्याप्त जब डेटा होता है, गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर का सारा डेटा होता है कैग के पास में, तो यह देखो ऑडिट करके एक रिपोर्ट तैयार करता है। और ये रिपोर्ट जो होती है दो पार्ट में होती हैं। एक रिपोर्ट होती है इंडियन गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर खर्चे होते हैं और इनकम होती है, इस पर होती है। दूसरी रिपोर्ट होती है जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती हैं। कहने का मतलब है सरकारी उपक्रम, लोक उपक्रम जो पीएसयूज होते हैं। पीएसयूज कौन से, जैसे भेल हो गया, ठीक है, गेल हो गया, ये सारे ऑयल हो गया, ये सारे क्या हैं, सरकार के उपक्रम है। तो बोले दूसरा होता है सरकार के उपक्रमों पर एक दूसरी रिपोर्ट आती है। दो पार्ट में कैग के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है। अब कैग के द्वारा जो पहली रिपोर्ट है, ये इंडियन गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर और इनकम है, इस पर जो पहली रिपोर्ट होती है, इस रिपोर्ट को आधार बनाया जाता है पीएससी के द्वारा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा इस रिपोर्ट को, कैग की इस रिपोर्ट को आधार बना करके फिर जांच की जाती है। समझ गए, पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या होता है, जांच करना। कैसे जांच करती है, कैग की कैसे मदद लेती है, ये समझ में आया होगा। कैग की जब यहां से मदद लेती है, इस कारण से ही पब्लिक अकाउंट कमेटी को क्या कहा, कैग को क्या कहा जाता है, कैग को बोला जाता है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या है भैया, ये गाइड के रूप में काम करता है। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या है, मित्र है, मार्गदर्शक है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, इस कारण से ही बोला जाता है। तो बोले सबसे पुरानी अगर कोई पूछे आपसे कमेटी कौन सी है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है। 1919 के अधिनियम के माध्यम से, जो लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम था, इसके बाद से ही ये पब्लिक अकाउंट कमेटी आपकी चर्चा में आई थी 1921 से। कब अस्तित्व में आती है, 1921 से आती है। अब आगे आप बात करते होंगे कि यहां पर भाई सदस्य कितने होते हैं, तो सदस्य जो होते हैं 22 होते हैं, जिसमें 15 आपके कहां से आते हैं, लोकसभा से आते हैं, और 7 कहां से आते हैं, राज्यसभा से आते हैं। ये सदस्यों की संख्या में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मोस्टली देखो एक चीज याद रखना, मोस्टली जो आपकी कमेटीज आएंगी, ज्यादातर जो सदस्य संख्या है लोकसभा से आपको 15 दिखाई देगी। याद करने के लिए बता रहा हूं, मोस्टली आपको 15 दिखाई देगी। और लेकिन जहां सदस्य संख्या अलग होगी, वहां भी देखो हम समझेंगे क्यों अलग रखी गई है। जैसे इन तीन प्रमुख जो कमिटीज हैं, पब्लिक अकाउंट कमिटीज, एस्टिमेट कमिटीज और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इन तीनों के तो रटे होने चाहिए। और रटे इसलिए होने चाहिए कि देखो यहाँ 15 और 7 रखी जाती है। कॉमन सेंस बेस पर समझोगे, अगर ऑप्शंस भी आएगा तो 550 के अराउंड देखो लोकसभा में सीटें हैं और आपकी 245 यहां पर हैं, तो लगभग दुगना है। तो इसीलिए यहां भी जो सदस्य भेजे जाते हैं, यहां भी दुगने भेजे जाते हैं। पूछा जाए कैसे भेजे जाते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो सदस्य भेजे जाते हैं वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से भेजे जाते हैं। एकल जो हस्तांतरणी मत प्रणाली है, इसी का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब है जिस पार्टी के जितने मेंबर होंगे, जिस पार्टी के जितने मेंबर लोकसभा में होंगे, जिस पार्टी के जितने मेंबर राज्यसभा में होंगे, उसके उतने ही सदस्य कहां दिखाई देंगे, उतने ही सदस्य यहां पर आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी में दिखाई देंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी। पहली बात समझ में आई पब्लिक अकाउंट कमेटी काम कैसे करती है। दूसरा, यहां जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों को चुना कैसे जाता है। तीसरा, आगे बढ़ते हैं कि यह जो सदस्य होते हैं, यहां पर इनका अध्यक्ष कौन होता है। देखो ये जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष चुना किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति तो लोकसभा का स्पीकर ही करता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य यहां बहुमत में है। लेकिन किसे नियुक्त किया जा रहा है, तो याद रखना यह एक परंपरा है 1967 से जो चलती चली आ रही है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का नेता होगा। विपक्ष का जो नेता होता है, विपक्षी दल का जो व्यक्ति होता है, वही आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी का हेड रखा जाता है। देखो कितनी हेल्दी एक डेमोक्रेसी यहां पर स्थापित करने की कोशिश की गई है। क्या, सरकार का जो खर्चा होगा, सरकार का जो खर्चा होगा वो विपक्ष का वहां पर तो होगा नहीं कोई जिम्मेदारी। बोले जो सरकार का खर्चा है, इनकम है, जो एक्सपेंडिचर है, उसकी जांच करने के लिए है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब इस पब्लिक अकाउंट कमेटी को हेड कौन कर रहा है, विपक्ष का नेता।
तो देखो कितना अच्छा एक हेल्दी डेमोक्रेसी यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया गया है इस समिति के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ सरकार को भी एक अकाउंटेबल बनाया जा सकता है इस माध्यम से। क्लियर हो गया। अब अगर लोक लेखा समिति आएगा आपसे, अब आपको रटने की जरूरत तो नहीं है ना। अब सारी चीजें अगर आपको समझ आ गई हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा आगे। अब जितने भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे इजिली आप टैकल कर ले जाओगे, आसान वाले शब्द तो बहुत आसानी से होंगे। आगे आते हैं प्राक्कलन समिति। नाम ही इसका क्या है, एस्टीमेट कमिटी। एस्टीमेट मतलब आकलन की चर्चा करती है। यहाँ यार एक बात समझना, यहाँ कंपैरिजन करके समझना। डिपार्टमेंट जो कमिटीज हैं, अभी विभागीय समिति देखी थी ना हमने, मनी बिल जब हम देख रहे थे, बजट देख रहे थे, तो बोले यार ये डिपार्टमेंट कमिटी यह भी क्या करती है, जो अनुमान है, जो आकलन है, ये देखती है कि आकलन सही है कि नहीं है। गवर्नमेंट ने जो आकलन लगा करके जो राशि निर्धारित की है ये ठीक है कि नहीं है। तो वही तो एस्टीमेट कमेटी भी तो कर रही है, जो प्राक्कलन समिति है। एस्टीमेट कमेटी भी तो यही काम कर रही है कि जो आकलन है इसकी जांच करेगी। अगर आकलन में कोई कमी है तो यहाँ गवर्नमेंट को बताएगी कि आप ये मेजर वगैरह लेकर के आप क्या कर सकते हो, अपने खर्चे को कम कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। क्लियर। तो यह काम भी प्राक्कलन समिति करती है, यही काम डिपार्टमेंट कमेटी भी करती है। तो अंतर क्या है, अंतर यह है कि प्राक्कलन कमेटी जो है पर्याप्त समय लेती है, 6 से 7 महीने का कम से कम समय लेती है ये, आराम से। ठीक है, धीरे धीरे बैठ के बढ़िया से प्रॉपर सारे फैक्ट के साथ में सनह सनह काम करती है। लेकिन डिपार्टमेंट कमेटी को टाइमलाइन दी जाती है, भैया बजट पास कर दिया है, 3 से 4 हफ्ते हैं तुम्हारे पास, प्रॉपर इसको एग्जामिन करो और एग्जामिन करके बताओ कहीं पर कोई लूप होल या कम ज्यादा हो सकता है, तो फिर आगे फिर हम बजट को पास कराएं। ये डिपार्टमेंट कमेटी जो है एस्टीमेट कमेटी से इस तरीके से अंतर हो जाता है दोनों में। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये प्राक्कलन कमेटी क्या होती है, देखो आकलन आकलन कहाँ है, जनता के पैसे का है ना, जनता का पैसा है। तो बोले लोकसभा की बात हो रही है, यहाँ पर बजट कहाँ पास किया जा रहा है, लोकसभा में। तो जब लोकसभा से संबंधित ही यहाँ पर पूरा का पूरा व्यय है जिसकी जांच करनी है, तो इसके सदस्य कहां से होने चाहिए, कॉमन सेंस पर बताओ, क्या यहाँ राज्यसभा के सदस्यों की कोई भागीदारी जरूरी है, बोले नहीं है। तो इसीलिए यहाँ जो सदस्य होते हैं ये पूरे 30 के 30 कहां से आते हैं, पूरे 30 के 30 सदस्य आपके लोकसभा से ही लिए जाते हैं। और यह सबसे बड़ी जो है संसदीय समिति भी होती है, याद रखना। कौन सी, प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट जो आपकी कमेटी होती है, ये संसद की, पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी होती है। और ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं। क्यों आते हैं ये समझ में आया हो, क्योंकि एस्टीमेट किसका कर रही है, बजट के अनुमान का। एग्जांपल लेते हैं, बजट के अनुमान का यहाँ एस्टीमेट करती है, इसीलिए यहाँ सारे सदस्य जो हैं लोकसभा से ही आते हैं और लोकसभा से सदस्यों के द्वारा ही यहाँ पर इसका आकलन का अनुमान लगाया जाता है और अनुमान के बाद फिर यहाँ रिकमेंडेशन दी जाती है। ध्यान ये रखना है कि लोकसभा या आपका एस्टीमेट कमेटी ये जितनी भी रिकमेंडेशन देती हैं, क्या ये बाध्य होती है, सरकार यहाँ पर बाध्यता होती है किसी तरीके की, कोई बाध्यता नहीं होती है, लेकिन एक नैतिक दायित्व बन जाता है अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत कमी आती है। जैसे जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर के कैग की रिपोर्ट आती है और फिर प्राक्कलन समिति और फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा वहां पर बताया जाता है कौन कौन सी कमियां थी, कौन कौन से सरकार ने जो एक्सपेंडिचर है उसको लेकर के कहां कहां खामियां देखने को मिली, तो एक नैतिक दबाव बना। और नैतिक दबाव ऐसा बनता है कि वहां सरकार तक गिर सकती है ना। कांग्रेस की जो सरकार गिरी उसमें बहुत बड़ा रोल था पीएससी का और कैग का। ठीक, आगे बढ़े। तीसरी कौन सी है, तीसरी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। देखो सार्वजनिक उद्यम पर जो समिति बनाई गई है, इसको लेकर के क्या हुआ था, यह भी देखो भारत जब स्वतंत्र हुआ तब यह इस तरीके की कमेटी नहीं थी हमारे पार्लियामेंट में। तो 1964 की बात है, कृष्णा मेनन कमेटी। कृष्णा मेनन कौन थे आपके, देखो डिफेंस मिनिस्टर रहे थे। तो इन डिफेंस मिनिस्टर साहब की अध्यक्षता में इन्होंने सिफारिश की और बोला जो भारत सरकार के पीएसयूज वगैरह हैं, जो बड़े बड़े पीएसयूज हैं, अब बड़े बड़े पीएसयूज की इनकम पर्याप्त होती है, अब बोले इनके इनकम और एक्सपेंडिचर को लेकर के यहां भी देखना पड़ेगा, प्रॉपर इसकी एक जांच होनी चाहिए। और जांच होने के संदर्भ में ही यह काम जिस कमेटी को दिया गया है वह कमेटी ही जानी जाती है सार्वजनिक उद्यम समिति के रूप में। क्लियर, तो तीनों कमिटीज क्लियर हो गई होंगी जो आपकी फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा कौन सी कमिटीज हैं, इसके अलावा देखो विभागीय कमेटी है। विभागीय कमेटी समझ में आ गया होगा क्या क्या दायित्व रहता है। कोई जैसे मनी बिल है, मनी बिल पर 3 से 4 हफ्ते, अब बोले क्या 3 से 4 हफ्ते के लिए ही इसका गठन किया जाता है, या और हाँ सारी की सारी जो कमेटी हैं इनका जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है, 1 साल के लिए सारी कमिटीज गठित की जाती है, फिर दोबारा से देखो उनका चुनाव होता है और दोबारा से उनका गठन किया जाता है। वैसे जो डिपार्टमेंटल कमेटी होती हैं ये तो देखो यार 3-4 हफ्ते का काम है, तो क्या 3 ही 4 हफ्ते के लिए गठित की जाती हैं, तो ये तो एडहॉक हो गई। बोले नहीं, ये भी 1 वर्ष के लिए होती हैं, इसीलिए ये स्थायी परमानेंट कमेटी में डाली गई हैं। फिर बाकी क्या काम करती हैं, बाकी याद करो क्या काम करती हैं। जब हमने फर्स्ट रीडिंग में बिल को देखा था, फर्स्ट रीडिंग के बाद में
वो कहां पे जाता है? वो जाता है कमिटीज के पास में, जाता है कि नहीं जाता है? जो बिल आता है, ऑर्डिनरी बिल आता है, उसके बाद उसके जो प्रावधान होते हैं उस पर जांच के लिए वो डिपार्टमेंटल कमिटीज के पास जाता है। जिस डिपार्टमेंट से संबंधित वह विधेयक होता है उस डिपार्टमेंट के पास वह बिल पहुंच जाता है, और पहुंचने के साथ ही प्रॉपर उस पर जांच करने के बाद फिर एक रिपोर्ट देती है, रिकमेंडेशन देती है। तो यहाँ डिपार्टमेंटल जो कमेटी होती है, केवल मनी बिल नहीं, जो ये और अन्य बिल होते हैं, अन्य विधेयक होते हैं, इन पर भी जांच वगैरह का कार्य या दायित्व तो इसका रहता है। ठीक है, इसीलिए यह 1 साल के लिए जो कमिटीज हैं इनका गठन किया जाता है। आगे कुछ प्रमुख हैं जो याचिका, देखो नाम से ही क्लियर हो जाएगा। याचिका, कोई अगर याचिका पड़ी हुई होती है तो उस पर जो देखरेख के लिए, उस पर जांच करने के लिए समिति कौन सी है? याचिका समिति। मेंबर कितने हैं? 15 इसके लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। देखो कुछ नहीं, अगर आपको राज्यसभा वाले नहीं याद, 15 आपको बताया था कि लोकसभा ज्यादातर याद रखना कि 15 आपके लोकसभा से आएंगे, और मैक्सिमम जगह पर आपको लोकसभा से 15 सदस्य ही दिखाई देंगे। फिर विशेषाधिकार समिति, यहां देखो विशेषाधिकार, यहां जो संसद है, संसद हो गया, सदन हो गया, या फिर आपका सांसद हो गया, या फिर आपकी समितियां हो गई। अब समितियों को भी विशेषाधिकार मिले हुए हैं, सांसदों को भी विशेषाधिकार मिले हैं, और सदन को भी विशेषाधिकार मिले हैं। अब इन विशेषाधिकारों की चर्चा आपको भी पता चलेगा, आर्टिकल 105 के अंतर्गत इन विशेषाधिकारों की चर्चा की गई है। तो यहां से एक आगे हमें टॉपिक मिल गया पढ़ने के लिए, लास्ट टॉपिक रहेगा जो हम पार्लियामेंट के अंतर्गत पढ़ेंगे, विशेषाधिकारों को, क्योंकि प्रश्न यहां से बनते हैं। तो विशेषाधिकार से संबंधित कोई भी अगर जांच वगैरह करनी है, उससे संबंधित जुड़ा हुआ कोई मामला है, तो विशेषाधिकार समिति के द्वारा यह किया जाता है। आचार कमेटी क्या है? देखो, आचार कमेटी सीधा मतलब होता है नैतिक मूल्यों से संबंधित, यानी कि एक कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित किया जाता है सदन की कार्रवाई में। अगर उस कोड ऑफ कंडक्ट को कोई भी मेंबर है फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसकी जांच के लिए एक आचार समिति रहेगी, और यह जांच के लिए अगर कोई रिकमेंडेशन देती है, फिर आगे कार्रवाई की जा सकती है। इससे अभी लेटेस्ट जुड़ा हुआ मामला था मोहिया पत्रा का, क्या नाम था उनका, जो आपकी मिनिस्टर थी, मिनिस्टर नहीं थी सॉरी, जो सांसद थी। तो इनसे जुड़ा हुआ मामला ये आया कि देखो जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं सांसद के, वो अकाउंट्स पब्लिक डोमेन में नहीं रहने चाहिए। अब पब्लिक डोमेन में नहीं रहने चाहिए, लेकिन इनके जो अकाउंट्स पाए गए थे वो पब्लिक डोमेन में कई जगहों पर वह एक्टिवेट थे, तो इसीलिए इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी और इनकी सदस्यता यहां से गई थी, और ये विवाद भी हुआ था। तो वो आचार समिति से ही जुड़ा हुआ मामला था, ये याद रखना आप लोग। अब देखो जो प्रमुख प्रमुख कमिटीज हैं वो देख ली हमने। अब आगे जो दैनिक कार्यों से जुड़ी हुई कमेटी है, रूल्स कमेटी, रूल्स वगैरह है ना, दिन भर डेली की डेली कैसे कार्रवाई प्रोसीडिंग्स होगी, इससे जुड़ी हुई कुछ समिति हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर ये पुस्तकालय कमेटी इसलिए याद रखना क्योंकि अगर पूछा जाए समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन सी है, प्राक्कलन समिति है। और कमेटी संसदीय जो पार्लियामेंट्री कमिटीज है, इसमें सबसे छोटी अगर समिति पूछा जाए कौन सी है, तो पुस्तकालय समिति है। इसमें आपके मात्र 9 मेंबर होते हैं, 6 लोकसभा से, 3 राज्यसभा से। तो ये कमेटी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब कमेटी से ही एक जुड़ा हुआ था विशेषाधिकार वाला, तो विशेषाधिकार वाला पार्ट आपको देखो यहां पर एक बार और कवर कर लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। विशेषाधिकार में देखो संसदीय विशेषाधिकार की यहां पर बात करेंगे, विधानमंडल के स्तर पर भी विशेषाधिकार की बात की गई है। जैसे यहाँ आर्टिकल 105 है, उसी तरीके से वहां पर आपका आर्टिकल 194 है, जहां राज्य विधानमंडल में विशेषाधिकार की बात की गई है। यहां बोला गया है, आर्टिकल 105 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि यह जो विशेषाधिकार हैं एक हाउस के स्तर पर, सदन के स्तर पर भी हो सकते हैं दोनों को, या वहां की समितियों को हो सकते हैं, या फिर उसके सदस्यों को, जो उसके मेंबर हैं उन्हें भी विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं। तो यहां समझते हैं कि जो आर्टिकल 105 में क्या लिखा हुआ है, क्लियर, आर्टिकल 105 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से विशेषाधिकार बताया गया है, यह समझ लेते हैं। यहां पहली बात तो क्लियर बताई गई है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, पार्लियामेंट के भीतर उन्हें बोलने का अधिकार होता है, और इसी का परिणाम होता है, आपने देखा होगा कि जो मेंबर होते हैं एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए भी नजर आते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई लायबल, इनको कोर्ट के समक्ष लायबल नहीं ठहराया जा सकता है, ये इनका विशेषाधिकार है। और 2 प्रमुख विशेषाधिकारों की चर्चा आर्टिकल 105 में कर दी गई है। इसके बाद और क्या कहा गया है यह भी समझते हैं। भी देखो 2 प्रमुख विशेषाधिकारों की चर्चा कर दी गई है। पहला बोला गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फ्रीडम ऑफ स्पीच को समझना है तो आर्टिकल 1 का ए जब हमने पढ़ा था, तो यहां बोला गया था आर्टिकल 1 के ए में, यहां आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन इसके साथ साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो यही जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर पार्लियामेंट के बाहर है मेंबर तब तो लगेंगे, लेकिन अगर पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर वो मेंबर बोल रहा है तो उस पर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं रहते हैं, ना उसको हम कोर्ट के समक्ष लायबल ठहरा सकते हैं। तो इसीलिए यह पहला विशेषाधिकार देखो वहां पर मिलता है, जिसकी आर्टिकल 105 में चर्चा है। दूसरा है कार्रवाई, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं इनको प्रकाशित करने का अधिकार जो होता है वो किसके पास में होता है, संसद के पास में होता है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है अगर संसद के द्वारा कोई भी अगर जो प्रोसीडिंग है उसका प्रकाशन पब्लिश किया जाता है। ठीक, 2 प्रमुख देखो विशेषाधिकारों की चर्चा यहाँ आर्टिकल 105 में की गई है। आगे जो शेष विशेषाधिकार रहेंगे, ये बोला गया था
जो मूल संविधान था वहां लिखा हुआ था कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, उसी की तरह यहां पर भी संसद को अधिकार दिया गया है कि यहां घोषित जब तक नहीं करेगी संसद, जो रिमेनिंग आपके विशेषाधिकार रहेंगे, अगर वो मान लीजिए संसद के द्वारा घोषित जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक जो हाउस ऑफ कॉमन्स ने ब्रिटेन की जो निर्धारित कर रखा है वही रहेंगे। तो आगे चल के जब 44वां संविधान संशोधन होता है, तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स जो वर्ड था ना, ये ब्रिटेन की देखो पार्लियामेंट का वर्ड था, तो इस वर्ड को हटाया गया। बोले यार हमारे संविधान भारत का संविधान है, तो किसी और के संविधान के शब्द को हम क्यों अपने यहाँ पर इसका उल्लेख करें, तो ये शब्द हटा दिया गया और बाकी बोल दिया गया है कि 44वें संविधान संशोधन के पहले से वही सारे विशेषाधिकार लागू रहेंगे, है ना, जो पहले जिसकी चर्चा की गई थी। तो कौन सा शब्द हटा दिया गया? हाउस ऑफ कॉमन्स का। आगे संसद को यह अधिकार दे दिया गया है कि उस समय समय पर चाहे तो तय कर सकती है विशेषाधिकारों के मामले में कि ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये विशेषाधिकार के अंतर्गत आती हैं। अब ये विशेषाधिकार देखो यहां जब चर्चा हुई तो दो तरीके के निकल कर आए। एक आपका होता है सामूहिक विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार का मतलब होता है जो एक सामूहिक रूप से सभी पर लागू होते हैं। कहने का मतलब है उस सदन के विशेषाधिकार वो पूरे के पूरे रहेंगे। तो वो पूरे के पूरे सदन के क्या क्या हो सकते हैं। दूसरा होता है इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के स्तर पर वो विशेषाधिकार। तो पहले इंडिविजुअल के विशेषाधिकार देख लेते हैं कौन से हैं। तो तीन तरीके के आपको याद रखना है, केवल तीन प्रकार के जो अधिकार हैं विशेषाधिकार अभी तय किए गए हैं कि तीन प्रमुख रहेंगे जो इंडिविजुअल के स्तर पर रहेंगे। पहला क्या होगा? पहला हमने देख लिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी रहेगी पार्लियामेंट के भीतर। किसी भी मेंबर को, यहां मेंबर के स्तर पर हम देख रहे हैं वो सारे व्यक्तिगत विशेषाधिकार होते हैं। यहां प्रश्न आपसे पूछा जाता है कौन से व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं, कौन से सामूहिक विशेषाधिकार हैं। तो अगर आपको व्यक्तिगत विशेषाधिकार पता चल गया, और व्यक्तिगत विशेषाधिकार वो होंगे जो किसी मेंबर विशेष को प्राप्त होते हैं और जो पूरे के पूरे समूह पर लागू हो जाते हैं, सदन पर लागू हो जाते हैं, वो सारे के सारे समूह विशेषाधिकार, सामूहिक विशेषाधिकार हो जाते हैं। तो बोले देखो मेंबर पर सबसे पहले किसी भी मेंबर को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ये व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। दूसरा भैया कोई अगर सदन का, संसद का यदि सदस्य है तो उसको गिरफ्तारी नहीं, अरेस्ट नहीं हो सकता है। और कैसे अरेस्ट नहीं हो सकता है? सदन के देखो 40 दिन पहले तक कार्रवाई हो रही है जब, और 40 दिन बाद तक। संसद की जब प्रोसीडिंग चल रही होती है, किसी भी सदन की प्रोसीडिंग जब चल रही होती है, तो प्रोसीडिंग के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। लेकिन यहां बात की गई है केवल सिविल मामलों में। अगर कोई क्रिमिनल मामला है, किसी को मार ही देता है सांसद, ठीक है, अब सांसद के द्वारा किसी की हत्या, मर्डर कर दिया जाता है, तो वहां पर गिरफ्तारी हो सकती है। वहां पर उसको संरक्षण या विशेषाधिकार नहीं दिया गया है कि इंडिविजुअल के स्तर पर समझो, उस पर कोई सिविल मामला अगर चल रहा है तो आप कार्रवाई नहीं कर सकते हो 40 दिन पहले, यानी कि ये सदन की कार्रवाई हो रही प्रोसीडिंग 40 दिन पहले तक, और 40 दिन बाद तक आप उस पर कोई भी कार्रवाई, अरेस्ट उसको नहीं कर सकते हो। तीसरा कौन सा है? तीसरा होता है भाई सदन के सत्र में किसी भी मामले पर उसको न्यायपालिका के समक्ष नहीं ले जाया जा सकता है। सत्र जब चल रहा होता है तो उसको कोर्ट के सामने पेश होने के लिए नहीं कहा जाएगा यदि कोई भी मामला उसके ऊपर पेंडिंग पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल से जैसे कोई अभी व्यक्ति है, ठीक है, कोई अभी व्यक्ति है जो भी सांसद नहीं हुआ है, उस पर कोई भी मामला लंबित है, कोई भी मामला सिविल मामला उस पर चल रहा है। अब बोले जब सत्र में होगा, वो सत्र में होगा जब सेशन चल रहा होगा, अगर वह व्यक्ति सांसद बनकर जाता है और वो सेशन चल रहा होता है, तब ये नहीं कहा जाएगा कि भाई कोई लंबित मामला है, आ जाओ आप कोर्ट के सामने पेश हो जाओ। इस मामले में उसको विशेषाधिकार मिला हुआ है सांसद को। ये तीन प्रमुख विशेषाधिकार हैं। पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच, दूसरा उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा सिविल मामलों में खासकर, तीसरा उस पर कोई अगर कार्रवाई लंबित है, कोई मामला अगर लंबित है, तो जब सत्र सेशन चल रहा होगा तब उसकी गिरफ्तारी नहीं, तब उसको न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए नहीं कहा जाएगा। ठीक है, पहला है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, दूसरा अरेस्ट संबंधित, तीसरा है न्यायालय के सामने पेश होने से जहां पर बचाव किया गया है। तीन विशेषाधिकार उसको व्यक्तिगत स्तर पर दिए गए हैं। इसके अलावा जो आपके विशेषाधिकार रहेंगे सारे सामूहिक, जैसे कोई प्रोसीडिंग है उसको चलाने संबंधित जो भी उसमें कार्रवाई करनी है, प्रोसीडिंग के अंतर्गत कैसे चलेगी, ये उसी का अधिकार रहेगा सदन का। और वह प्रोसीडिंग से संबंधित क्या प्रकाशित करना है, क्या नहीं करना है, यह भी किसका रहेगा अधिकार, यह भी उस सदन का ही अधिकार है। और अगर कोई सदन की अवमानना करता है ना, ये देखो सदन की अगर अवमानना करता है, कोई मेंबर हो या अदर हो, मान लो कोई वहां पहुंच करके उसका वीडियो बनाने लगा, है ना, व्लॉगिंग करने लगे आप जाकर के, तो व्लॉगिंग क्या हो जाएगा, अगर वहां पर व्लॉगिंग वगैरह करने लगे तो सदन की अवमानना होगी, और सदन की अवमानना के साथ यहाँ क्या है, एक्शन लेने का अधिकार भी होता है सदन को। यह सदन का सामूहिक अधिकार है, विशेषाधिकार है, और आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। फिर है साधारण वारंट के द्वारा किसी की भी गिरफ्तारी का अधिकार होता है, ठीक, याद रखना। और सुप्रीम कोर्ट यहां पर इसकी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, और यहां बात हुई थी पहले नो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत रखा गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आधार की तो कम से कम रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू तो किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे हैं जो सामूहिक विशेषाधिकार यहां पर सदन को मिले हुए हैं। बाकी किसी व्यक्ति को चाहे तो वो बाहर निकाल सकता है सदन, यह भी उसका राइट है, ठीक है, यह भी उसका विशेषाधिकार ही है। तो आर्टिकल 105 के अंतर्गत कौन से इंडिविजुअल राइट हैं, आर्टिकल 105 के अंतर्गत कौन से आपके सामूहिक विशेषाधिकार हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अब पार्लियामेंट पार्ट हो गया अपना कंप्लीट।
तो पार्लियामेंट जो पार्ट है, अब आप बताना कि पूरा जो आज हमने क्या किया डिस्कस, आज हमने बिल समझ लिए कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद समझा कि बिल के अंतर्गत मनी बिल आया, मनी बिल से जोड़ करके हमने बजट को समझ लिया। ठीक, अब बजट को समझा तो बजट के अंतर्गत एक चर्चा आई विभागीय समिति की, तो यहां से हमने कमेटी वाला पोर्शन समझ लिया, पार्लियामेंट्री कमिटीज, उसी में डिपार्टमेंटल कमिटी को भी समझ लिया। अब डिपार्टमेंटल कमिटी की जब चर्चा आई तो यहां पर विशेषाधिकार की बात हुई, है ना, विशेषाधिकार समिति, तो इसी से जोड़ करके हमने विशेषाधिकारों वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। तो इसीलिए बोला था सारे टॉपिक एक फ्लो में पढ़ते चलेंगे, पता ही नहीं चलेगा कब सारे टॉपिक इजिली आपको समझ में आ जाएंगे। तो अब बताना भाई, पार्लियामेंट पोर्शन कंप्लीट हो गया है, अब उठा करके पार्लियामेंट तक के क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं उठाकर कर लेना, एक भी अगर इससे बाहर चला जाए तो फिर बताना आप, हालांकि कुछ एक दो तो बाहर जाएगा ही जाएगा, लेकिन मैक्सिमम अगर आपसे पोर्शन हो जा रहा है तो ये समझ कर चलना, हाँ भाई क्वालिटी अपना मस्त चल रहा है, एकदम अच्छी तैयारी चल रही, कॉन्फिडेंस रखना एकदम, बिल्कुल कॉन्फिडेंस को लूज मत होने देना। अगर 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो रहा है तो होने देना, इतना नहीं घबराना है कि यार 2-4 गलत हो रहा है पूरा 100% ही सही करना है, नहीं भाई, 1-2 क्वेश्चन छूट रहा है तो छूटने दो, आगे और सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स पर कमांड करो, और ये क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए जो किसी से गलत नहीं होते हैं। अगर वो वाले गलत हो रहे हैं ना तो फिर आप समझो आप दुविधा में हो, आपको रिवीजन करने की जरूरत है, और कई बार देख डालो वीडियो को, कई बार जब देखोगे तो एकदम कमांड हो जाएगी, अच्छे से सारी चीजें रट जाएंगी। हैं ही कितने, 10 ही 11 तो वीडियो रहेंगे, जिसमें ये 6वां वीडियो है, 4-5 वीडियो और आने हैं, क्वालिटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और अभी आपके पास पर्याप्त समय है कि कई बार रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आज वीडियो को खत्म करते हैं, अपनी अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है, अपना अपना फीडबैक जरूर देना। वीडियो खत्म होने के बाद पार्लियामेंट तक का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, और बताना कि भाई कैसा लगा और मजा आया कि नहीं, इजिली एक फ्लो के साथ जो कोशिश की थी समझ में आया कि नहीं आया। चलो फिर खत्म करते हैं, धन्यवाद।